हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मेरा चैनल बेस्ड है करंट अफेयर्स पे, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है उस पे मैं वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल सके। तो आज का वीडियो है, हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान की मीडिया जो है वो इंडिया के बारे में क्या बात करी। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान जो है वो प्रॉब्लम में है, वहाँ पे बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं। और जबकि इंडिया है तो वो अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है, इंडिया की जीडीपी भी अच्छा काम कर रही है। कोरोना की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रहा है, बट आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, उसने एक प्रिडिक्शन दिया है कि जो इंडिया की जीडीपी की जो ग्रोथ होगी वो लगभग 10.5% के आसपास, 11% के आसपास होगी। तो और जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने दिया है वो लगभग 2-2.5% दिया है। मैं मानता हूँ दोस्तों कि पाकिस्तान इंडिया में पीस होना चाहिए, और मेरा जो मानना है कि इंडिया को जो कंपैरिजन है मुझे पाकिस्तान से नहीं करना चाहिए, ना तो हमें किसी को करना चाहिए। हमारा जो कंपैरिजन है वो चाइना से करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो जीडीपी इस टाइम $3 ट्रिलियन है, ठीक है। और चाइना का जो जीडीपी है लगभग $15 ट्रिलियन है। तो उसमें जो आप गैप है वो आप समझ सकते हो। तो मुझे लगता है कि हमको चाइना से कॉम्पिटिट करना चाहिए, चाइना को कॉम्पिटिशन में लाना चाहिए कि हम चाइना से कैसे आगे जा सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते, देखते हैं कि आगे वीडियो में क्या है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी, आज जैसे कि आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं हर बार नाम बताती हूँ। तो आज जी मेरे पास कुछ खास काम नहीं था, मैं इतनी वेली थी कि आप ना पूछें, बिल्कुल ही खाली बैठी हुई थी। तो मेरा ये हाल हुआ था कि मैं मुझे अगर कोई ट्विटर के ऊपर कोई फॉलोअर आता था और मुझे नया कोई फॉलोअर आके फॉलो करना स्टार्ट करे, तो मैं उस फॉलोअर की पूरी प्रोफाइल ट्विटर पे जाके जो है ना पढ़ रही थी और चेक कर रही थी। इतना मेरे पास फालतू का टाइम था। तो बिल्कुल आज हम आपसे बात करेंगे थोड़ी, लेकिन सबसे पहले जो लोग हमें देख रहे हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल्स को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, दुश्मनों, अड़ोसी पड़ोसी, इधर आगे पीछे दाएं बाएं जो रहता है, लेफ्ट राइट, सबको प्लीज हमारे चैनल का बताइए और उनसे कहिए कि आपने टाइम जाया करना है तो आप आरजू काजमी के चैनल पे जाके अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल की प्लीज प्रमोशन कीजिए, हमारे चैनल के लिए जो है वो लोगों से कहिए कि वो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर हम चलते हैं आगे की कुछ न्यूज के ऊपर। भारत जो है वो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो अपने लोगों को जो है वो धड़ाधड़ कोरोना वैक्सीन जो है वो लगा रहा है बनाकर, और उस वैक्सीन को वो फ्री में भी दे रहे हैं दूसरे देशों को, और बेच भी रहे हैं। मेरे ख्याल है अगर कोई खरीदता है तो वो उसको सेल भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल, जैसा कि आप सही समझते हैं, हम बिल्कुल फ्री में वैक्सीन ले रहे हैं। आज भी हमें चाइना ने जो है बहुत सारी वैक्सीन भेजी हैं और हम फ्री फंड में काम करा रहे हैं। और इस चीज से मोदी जी को कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए। पाकिस्तान में क्या हालात हैं, हमारे बहुत से दोस्त ये जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो प्लीज आहिस्ता आहिस्ता चला करें, बहुत जोर से जमीन पे जो है या रोड के ऊपर पांव पटक के ना चलें, पांव ऐसे करके जोर से मार के ना चलें, बिकॉज दूध और शहद की नहरें बाहर आ सकती हैं। जो खान साहब ने जो है वो आपको मालूम है कि कितनी ज्यादा मुल्क को तरक्की दी है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इस वजह से आप हल्के हल्के चलिए बिल्कुल। और हमें एक पिक्चर में आपको दिखाती हूँ खान साहब की, यानी कि इमरान खान साहब की। ये देखिए, ये इमरान खान साहब की वो पिक्चर है जब वो 2038 में प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। उस वक्त तक आपको मालूम है कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो सिर्फ 2 लाख रह गई होगी, क्योंकि बाकी सब लोग जो हैं वो तो आपको मालूम है कि महंगाई की वजह से बाकी सब जो है वो तो मर खप ही चुके होंगे। तो इस वजह से देखें खान साहब को दोबारा देखिए, कितना उनके चेहरे के ऊपर नूर है, कितने वो खुश लग रहे हैं। और मेरा उन यूथियों के लिए मैसेज है जिनको मेरी बात बुरी लगती है, जिनको मेरे कमेंट बुरे लगते हैं, तो प्लीज जिस यूथिया को भी मेरी बात बुरी लगे वो जरूर मुझे याद से बता दे, ताकि मैं दोबारा वो बात दोहरा सकूं, दोबारा वो बात कर सकूं। पाकिस्तान में लोग कोरोना से कितने महफूज हैं आप सब जानते ही हैं। पाकिस्तान में सब लोग कोरोना से उतने ही सेफ हैं जितने सेफ इसमें मिथुन चक्रवर्ती आपको साइकिल के पीछे नजर आ रहे हैं, और जितने सेफ वो आपको नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में
भी हम लोग उतने ही कोरोना जो वायरस एक है उससे हम इतने ही महफूज हैं, उतने ही सेफ हैं। इस वजह से हमें कोई खास परवाह नहीं है, हमें वैक्सीन की भी कोई जल्दी नहीं है। हम आप लोगों के इंडियंस की तरह भाग भाग के वैक्सीन नहीं मंगा रहे, ना ही बना रहे हैं। हमें ना बनाने की जरूरत है, ना मंगाने की जरूरत है, ना खरीदने की जरूरत है, क्योंकि हम बिल्कुल इसी तरीके से, आपने जैसे देखा मिथुन चक्रवर्ती को वो साइकिल के पीछे कितने अच्छे लग रहे थे छुपे हुए, हम बिल्कुल इतने ही सेफ आपको नजर आएंगे। और जहां तक मेरी बात है तो मेरे ऊपर तो अब लोग इतना ट्रस्ट करने लगे हैं, आप यकीन कीजिए, जब से मुझे आईएसआई की एजेंट बताया गया है लोग इतना मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि मुझे तो ना अब फैमिली के बच्चे जो है ना मुझसे लेस पैकेट वो जो होता है ना चिप्स का, वो भी नहीं खुलवाते कि कहीं इसमें से 2-4 खा ही ना ले। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको आगे की कुछ खबरें बताना चाहेंगे। और एक न्यूज तो मैंने कल ट्विटर पे लगाई भी थी कि रावलपिंडी में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया जो कि एक गधे यानी डोंकी को ज़िबा कर रहे थे, जेज कर रहे थे, काट रहे थे, और उसके ऊपर उनको अरेस्ट किया गया। और साथ ही मैंने एक दूसरी न्यूज भी लगाई थी कि पार्लियामेंट के इधर इर्द गिर्द जो है वो सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। और आप लोगों ने इतने, आप लोग डफर है ना, आपने उन दोनों न्यूज को साथ में जोड़ के पढ़ दिया। ऐसा नहीं थी 2 अलग अलग न्यूज थी, मतलब वो गधे को काट रहे थे वो अलग थी और सिक्योरिटी तो कोई और रीजंस की वजह से सिक्योरिटी बढ़ा दी होगी पार्लियामेंट की। पता नहीं क्या आप लोगों ने टेंशन फैलाई हुई है ना, मेरी हर न्यूज का ना आप कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट निकाल लेते हैं। पहले मेरी लाइफ में थोड़ी सी टेंशन थी, अब जो है वो टेंशन में थोड़ी सी लाइफ रह गई है, सिर्फ इसीलिए कि आप लोग जो है ना उल्टा सीधा कुछ भी समझते हैं। अब मैं आपको एक पिक्चर और दिखाती हूँ, ये है जी बंदरों की पिक्चर है, ये मंकीज हैं। और मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस होते हैं वो इन बंदरों की तरह होते हैं, यानी अगर इनका झगड़ा हो जाता है आपस में तो ये पूरा बाग उजाड़ देते हैं, पूरे बाग का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। लेकिन अगर इन पॉलिटिशियंस का आपस में दोस्ती हो जाए, आपस में मिल जाए, तो फिर ये मिल के पूरा बाग खा जाते हैं। तो बिल्कुल हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस, आपकी जो नस्ल है वो इन बंदरों की तरह ही है, अगर उनमें यूनिटी हो जाएगी तो वो सब कुछ खा जाएंगे, और अगर यूनिटी नहीं होगी तो फिर आप जैसा कि जानते हैं कि फिर वो आपस में लड़ लड़ के पूरा बाग उजाड़ देते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। और पहले तो इमरान खान साहब हर वक्त नारे लगाते रहते थे, गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो। और अब जब नवाज शरीफ साहब ने उस चीज को सीरियसली दिल पे ले लिया और वो निकल गए, उन्होंने कहा चलो भाई मैं लंदन ही चला जाता हूँ, तो अब सब कह रहे हैं अरे ये वापस क्यों नहीं आता, ये वापस कब आएगा, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। और जो इंडिया, खास तौर पे इंडियंस जो हमें ये बोलते हैं, खास तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये कहते हैं कि सारी दुनिया जो है वो खान साहब को घास नहीं डालती, सारी दुनिया खान साहब की कोई बात नहीं सुनती। तो इसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर को घबराने की कोई जरूरत नहीं। वैसे तो वो खुद भी कहते हैं घबराना नहीं है, क्योंकि अगर सारी दुनिया इमरान खान साहब को, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको अगर बकौल इंडिया के, बकौल मैं नहीं कह रही, अच्छे सब इंडियंस कह रहे हैं, अगर उनके बकौल हमारे प्राइम मिनिस्टर को बाकी सारी दुनिया के जो लीडर्स हैं वो घास नहीं डालते तो क्या हो गया, ना डाले घास। वैसे भी वो खान साहब जो है वो इंसान है, कोई खोते थोड़ी है जो उनको घास चाहिए होगी। कुछ गलत हो गया यार, मैं हर दफा वीडियो में गड़बड़ कर देती हूँ ना, ये मैं एडिट करूंगी, मैंने बस सोच लिया है। और एक चीज और, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि सब लोग यानी पाकिस्तान में या पाकिस्तानी खासतौर पे, उन्होंने कहा कि जितने पाकिस्तानी हैं वो अपने बच्चों को इमरान खान साहब बनाना चाहते हैं। इस पे 2 मिनट की खामोशी। खैर हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं यूथियों की। आपने देखा होगा कि अगर किसी कुत्ते को दुम से पकड़े और दुम से पकड़ के कुत्तों को ऐसे ऐसे घुमा के ना और फिर छोड़ दे, तो थोड़ी देर तक कुत्ते की समझ में नहीं आता कि मैं भाग जाऊं या मैं काटूं। तो यही हाल आजकल यूथियों का हुआ है। जिस वक्त हम यूथियों की दुम पकड़ के उन्हें घुमा के फेंकते हैं ना जितने जर्नलिस्ट, तो उनकी फिर यूथियों की समझ में नहीं आता कि हम भाग जाएं या काटें इनको। तो ये कि फिर ये उनके ऊपर छोड़े वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। लेकिन कश्मीर की अगर हम बात करें तो मेरे पास जो फिगर आई है वो है 1400 अरब रुपए, यानी हर साल हम दुनिया को ये बताने के लिए कि जी हम कश्मीर के साथ खड़े हुए हैं, तो ये बताने के लिए हम 1400 अरब खर्च कर देते हैं। यानी इस मुफलिसी में हम ये कर रहे हैं। तो सोचिए अगर हमारे पास पैसे होते तो हम क्या करते।
दूसरी मैं बात आपको बताती हूँ, एक और जो हमारे पास न्यूज आई है, उस पे जाने से पहले मैं दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम थोड़ा सा लाइटर मूड में जाते हैं, हम थोड़ी सी अच्छी बात करते हैं। वैलेंटाइंस डे आ रहा है और 8 तो आज 8 9 तो हो ही, 9th है शायद, मेरे ख्याल है आज 9th हो गई है और थोड़े दिन ही रह गए हैं और सब लोग इंतजार कर रहे होंगे कि जी कोई फूल मिलेंगे, चॉकलेट्स मिलेंगी, परफ्यूम्स मिलेंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे। वैसे ऐसा है नहीं, आजकल मैं देख रही हूँ जिस उम्र के लोगों को, बच्चों का या जो स्टूडेंट्स हैं उनके ब्रेकअप की मैं सोशल मीडिया पे स्टेटस देखती हूँ कि ब्रेकअप हो गया है। उस एज में मैं तो बैठ के मट्टी खा रही होती थी। तो अब तो बच्चे इतने तेज हो गए हैं कि देखें बड़ी जल्दी जल्दी इनके रिलेशनशिप बनती भी है और साथ ही टूट भी जाती है। लेकिन एक चीज और है कि जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हर नाराज औरत के पीछे भी एक आदमी होता है जिस बेचारे को समझ ही नहीं लग रही होती कि हुआ क्या जी, मैंने किया क्या है जो ये मेरे से बात नहीं कर रही। तो वैलेंटाइंस डे से पहले सब लोग जो है जिसका झगड़ा हो गया है वो झगड़े को खत्म करें और आगे आगे बढ़ें और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें और दोस्ती करें। और क्योंकि वैलेंटाइंस डे सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं होता है जो कि एक लव बर्ड्स होते हैं, लेकिन ये आपके पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है या आपके बहन भाइयों के लिए भी हो सकता है कि आप उनको बताएं कि आपको उनका ख्याल है। आप अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं कि आपको उनका एहसास है और आप उनका ख्याल करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम अगर ये बात करें कि यहाँ पर करप्शन की बात होती है, यानी इमरान खान साहब हर वक्त कहते रहते हैं जी करप्शन होगी, पाकिस्तान में करप्शन है। पिछले जितने भी पॉलिटिशियन है सबको करप्ट बता रहे होते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर कोई हिस्ट्री पढ़ने का शौकीन हो मेरी तरह से, और खामा खाई बैठ के हिस्ट्री देखता रहता हो, ना सिर्फ ये कि सालों पुरानी बल्कि कुछ थोड़े साल पुरानी भी अगर कोई देखे तो उसे पता चलेगा कि खान साहब के अब्बा जी, जो असली वाले अब्बा जी, वो तो बेचारे करप्शन केसेस में ही बाहर हुए थे जॉब से। तो ये चीज कहना, और दूसरा ये कि जो उनका फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है वो भी माशाल्लाह ही है। क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि सदका और खैरात, इस्लाम में कहा जाता है कि सदका और खैरात जो है वो बड़ी बड़ी बलाओं को खा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी बलाएं भी हैं जो सदका और खैरात को ही खा जाती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं यही बताऊंगी कि खान साहब फॉरेन फंडिंग केस का क्या हुआ चलने दें, उसका फैसला आने दें, पता लग जाएगा आप कितने पानी में हैं। वैसे ताजमहल की बात अगर हम करें, इंडिया में बड़ी खूबसूरत जगह है ताजमहल जहाँ पर है आगरा में, और मुझे भी बड़ा शौक है और कई पाकिस्तानी ऐसे जिनको बहुत शौक है ताजमहल देखने का। लेकिन अगर ताजमहल पाकिस्तान में होता तो फिर क्या होता? अगर ताजमहल पाकिस्तान में होता तो वहां पे हर साल जो है ना वो शाहजहां का उर्स हो रहा होता, वहां पे कोई गद्दी नशीन भी होता और वहां पे यकीनन डोनेशन का बॉक्स भी लगा होता जिसमें हम उनसे सारे इंडियंस से जो है ना डोनेशन मांग रहे होते, क्योंकि हमारे मुल्क में कोई जगह हो और वहां पे डोनेशन बॉक्स ना हो, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। साथ हम बात करते हैं शेख मुजीब की। शेख मुजीबुर रहमान ने जब तक साइकिल पे पाकिस्तान के लिए डोनेशन मांग रहे थे बेचारे, तब तक बहुत अच्छे थे। जिस दिन उन्होंने बात की बंगालियों के राइट्स की, उन्होंने कहा कि जी उनको उनका हक दिया जाए बंगालीज को, उसके साथ ही वो गद्दार हो गए। यानी अगर आप डोनेशन मांगते रहेंगे, आप अपना किसी के हक के लिए बात नहीं करेंगे, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो सिंध में लोग हो, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, तब तक तो ठीक है। लेकिन जहां आपने ये कहा कि जी इनको इनके राइट दे दो, इनको इनकी मदद करो और इनके जो हुकूक है, जो इनके हक है वो इनको दिए जाएं, तो उसके साथ ही जो है ना वो कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताऊं, हमारे DGISPR जो है उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी फौज को सियासत में ना घसीटा जाए, पाकिस्तानी फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तानी फौज जो है वो एक अलग इदारा है। बहुत अच्छी बात है, ये चीज आपने अब कही है, ये चीज अगर आपको अब समझ आई है, अब पता नहीं कहाँ तक आप इस पे बिलीव करते हैं या सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक है, क्योंकि हमें जो याद है वो हमें ये याद है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपको याद होगा कि जब परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी उसको जिस तरह से टेक ओवर किया था और किस तरह से उनकी चलती हुई हुकूमत को गिराया गया था, ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये PTV पे हमला हुआ था, पाकिस्तान टेलीविजन की जो बिल्डिंग है इस्लामाबाद में।
وہاں پہ یہ اس طرح سے حملہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کو قبضے میں لے لیا گیا تھا. اور اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی فوج کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی بات سے, فوج تو ہماری بالکل نیوٹرل ہے اور فوج تو سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن سر بلیف کون کرے گا؟ آپ کے ڈی ایچ اے اور آپ کے مختلف قسم کے پروجیکٹس, آپ کے مختلف قسم کے آپ کے جنرلوں کی کرپشن, سب کچھ سامنے ہے. تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کیجئے, تھوڑا سا وہ اپنی میموری کو فریش کیجئے, اور عاصم سلیم باجوہ اور اس طرح کے کئی لوگ ہیں, ذرا ان کے نام بھی بولیے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ پبلک آپ کی بات کا یقین کرنا شروع کر دے. اب ہم یہاں بات کرتے ہیں مفتی کوی کی, اور حریم شاہ جو بڑی مشہور ہے. حریم شاہ نے مفتی کوی کو ایک کچھ دن پہلے ایک چپیڑ ماری تھی رکھے ٹھچاک, اس کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی. تو اب سنا یہ جا رہا ہے کہ مفتی کوی جو ہیں وہ یہ سوچ رہے کہ اب وہ جنت میں جائیں یا نہ جائیں, ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ بھی ہورے جو ہے وہ تھپڑ مارتی ہوں. اور سوچے کتنی 70 کے 72, یہ بھی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے, کوئی کہتا ہے 70 ہے, کوئی کہتا ہے 72 ہے, لیکن چلیں 70 ہو یا 72 ہو ہورز, لیکن یہ کہ اگر ایک ایک تھپڑ بھی مارا تو بھی مفتی صاحب کا تو کام وہی ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر کو سعودی سفیر لگا دیا گیا. اگر کوئی جنرل ریٹائر ہونے کے بعد اگر وہ محروم رہ گیا ہو جاب سے تو پلیز وہ مجھے ای میل کر سکتے ہیں, میں آگے فارورڈ کر دوں گی, کیونکہ ویسے بھی میں آئی ایس آئی کی ایجنٹ ڈکلیئر ہوئی ہوئی ہوں. تو لیکن یہ کہ ہم کسی ریٹائرڈ جنرل کو بے روزگار نہیں دیکھ سکتے. اور یہ ساری پرابلم بھی جو ضیاء الحق جنہوں نے یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ کی تھی 11 سال, انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا تھا, یہ کریڈٹ بھی انہی کو جاتا ہے. میں نے جہاں تک سنا ہے تو یہ لابی ضیاء الحق کا لایا ہوا ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد فل پینشن بھی ملے گی فوجیوں کو, اور اس کے بعد وہ کسی بھی ادارے میں لگ سکتے ہیں, کسی بھی آرگنائزیشن میں وہ جاب کر سکتے ہیں فل سیلری کے ساتھ. تو یہ جو ایک اور ملک کے لیے نقصان والی چیز ہے, یہ بھی ضیاء الحق صاحب کا ہی تحفہ ہے جو پاکستانی ابھی تک بھگت رہے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے یعنی جس عمران خان صاحب کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ پورے پاکستان کا لون اتار دیں گے, جس نے بھی ہمیں پیسے دیے ہیں وہ زیادہ خوش نہ ہو, اس لیے کہ یہ کہنے کی بات ہے ہم کوئی لون شون نہیں دینے والے, لیکن واپس نہیں کرتے. ہم ایک دفعہ پیسہ دے دیا تو دے دیا بھائی, پھر بھول جاؤ کیا ہو گیا, تم لوگوں کو پیچھے ہی پڑ جاتے ہو. تو وہ یوتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کا سارا لون جو ہے وہ واپس کر دیں گے اور سارا لون کلیئر کروا دیں گے. یعنی جس نے 2-3 سال میں جس نے ایک پلین کا ملائیشیا کے اور اس کا جو ہے وہ رینٹ نہیں دیا, یا اس کی جو پرائس تھی یا جو اس کا ڈیو تھے وہ نہیں کلیئر کیے, وہ پاکستان کا لون کلیئر کریں گے. مطلب عجیب ہی سی بات ہے نا, کیا قسم سے آپ لوگ بھی عجیب ہی چیز ہے نا. ایک پکچر میں اور دکھاتی ہوں, یہ ویسے میں ویسے دکھا رہی ہوں. یہ نا لوگ جو ہوتے ہیں نا, فیمیلز ہوتی ہیں میری جیسی, جو مطلب وہ سوچتی ہیں کہ جی کاش میں لڑکا ہوتی, بہت ساری لڑکیاں عورتیں یہ سوچتی کاش میں لڑکا ہوتی, اور میں یہ سوچتی ہوں کہ کاش میں چڑیل ہوتی. تو اگر میں چڑیل ہوتی تو میں پھر آپ کو پتا ہے نا, پھر میں جو لوگ میرے ٹویٹر پہ آ کے اور میرے یوٹیوب پہ آ کے بھگ بھگ کرتے نا, میں نے ان کا خون پی جانا تھا. خیر ابھی بہت بات ہو گئی اور باقی باتیں ہوں گی پھر, اور ہم ویلنٹائن سے پہلے ایک اور ویڈیو بنائیں گے, اس میں میں نے ریڈ ڈریس پہنا ہوگا, اور وہ ریڈ ڈریس مجھے خریدنا پڑے گا یا میں پرانا پہنوں, یا آپ لوگ بتائیے. ویسے پرانا بھی ایک ہے نا, آپ نے دیکھا ہے میرا ایک ہے, نہیں 2 نہیں ایک ہے, ہاں ایک میرے پاس ریڈ ہے, تو وہ میں پہن سکتی ہوں. لیکن اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں نیا بھی خرید لوں گی, کیونکہ مجھے تو بہانا چاہیے ڈریس لینے کا. تو خیر اب ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. ہمیں جو ہے وہ بتانا نہ بھولیے گا کہ آپ لوگ اور کون کون سے گیسٹ ہیں جن کو آپ لوگ ملنا چاہتے ہیں, جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہم ان کو بالکل لے کر آئیں گے. اور آئی ہوپ کہ جلد ہی جو فارمر پروٹیسٹ کا چل رہا ہے انڈیا میں وہ بھی کلیئر ہو جائے, تاکہ کچھ ہمارے مہمان اس کی وجہ سے نہیں آ پا رہے ہیں کیونکہ وہ ادھر بزی ہیں اپڈیٹس میں, اس میں تو پھر وہ آ سکیں گے. تو آئی ہوپ کہ سب کچھ جلدی ہو جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور موسم چینج ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اب سردیاں ختم ہو رہی ہیں, تو اس وقت گلے زیادہ خراب ہو رہے ہیں, لوگوں کو بخار زکام زیادہ ہو رہا ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیرنٹس کا بھی. تھینک یو سو مچ.